तो इन टूडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स या फिर जिसको कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू किसको कहते हैं, हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर एनी टाइम पीरियड अल्फा is that value of direct current which sends the same amount of charge in a given circuit in time alpha as sent by AC in the same circuit in the same time। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई सोर्स है, AC सोर्स है, इस तरह से आप कंसिडर कर लीजिए आपके पास कोई AC सोर्स है, इस तरह से हम कहते हैं AC सोर्स, इस तरह से डिफाइन करते हैं किसी AC सोर्स को, क्योंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है दैट इज अल्टरनेटिंग, वो चेंज होती है, वो कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है, देखिए इस तरह से अगर आपके पास कोई सोर्स है, वो सोर्स जो करंट प्रोड्यूस करता है ना, वो करंट जो होती है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंजिंग होता है। तो ये कोई है आपके पास अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। अब वहां से जो करंट प्रोड्यूस होती है इस अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, वो करंट कुछ इस तरह से होती है, जैसा कि करंट की डेफिनेशन है, वो करंट बिल्कुल इस तरह से होती है। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, उस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है, उस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है। और चेंज भी कैसे होता है, पीरियोडिकली चेंज होता है। पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब क्या है, पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब है रिपीट होता है आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल, आफ्टर ए फिक्स्ड टाइम, और उस टाइम को क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, यानी करंट जो है अपना वैल्यू जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। ठीक, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि पहले करंट का वैल्यू 0 होता है, उसके बाद करंट का वैल्यू ग्रो हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, टिल देन ये यहां पर पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I0। ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। ठीक है, यानी करंट पहले क्या होती है, कम होती है, उसके बाद धीरे धीरे करके सर्किट में करंट बढ़ जाती है एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, I0 तक, और देन उसके बाद क्या होती है, करंट का वैल्यू फिर से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और 0 बन जाता है। ठीक, उसके बाद करंट का वैल्यू फिर से इंक्रीज होता है, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, रिवर्स पोलैरिटी में। यहां से करंट का मैग्नीट्यूड फिर मैक्सिमम बन जाता है और फिर इंक्रीज होके 0, डिक्रीज होके 0 बन जाता है। ठीक है, तो मतलब आप ये कहेंगे कि करंट का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स्ड नहीं है, बल्कि वो क्या है, चेंजिंग है। करंट का वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, करंट का वैल्यू ऑल्टर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसी तरह का कोई सोर्स लेंगे, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, और इस अल्टरनेटिंग सोर्स को आप किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे, कोई भी सर्किट हो सकता है, मान लीजिए मैं इस तरह से सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, कोई भी सर्किट आप कनेक्ट कर दीजिए। इस सर्किट में मान लीजिए इंडक्टर, ये रेजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, या कोई और चीज, कोई भी सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट उसके अंदर लगा हुआ है, और यहाँ पे आपने की को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अगर आप इस सर्किट के अंदर किसी जगह पे एमीटर फिक्स कर दोगे, एमीटर आप एडजस्ट करोगे इस सर्किट के अंदर, एमीटर, तो एमीटर का काम क्या होता है आपको पता है, एमीटर का काम होता है करंट का वैल्यू रिकॉर्ड करना, ये देखना कि सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। एमीटर का मेन काम होता है करंट का वैल्यू मेजर कर देना, सर्किट में देखना कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब चूंकि ये सोर्स जो करंट प्रोड्यूस करेगा वो कोई कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की तो है नहीं, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एमीटर है ना, ये एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू इसको मिलेगा। ठीक है, एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू मिलेगा, मतलब करंट का वैल्यू कभी बढ़ जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। अब ये अगर हम एज सच इस एमीटर को लगा देंगे तो इट विल रिकॉर्ड द वेरियस वैल्यूज ऑफ करंट, ये बहुत सारे वैल्यूज जो है ना वो करंट के रिकॉर्ड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, दे हैव डिफाइंड द एवरेज वैल्यू। ठीक है, उन्होंने कहा चूंकि अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू चेंजिंग होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है, तो आप क्या करो, आप किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सारे वैल्यूज करंट के नोट कर लो। ठीक है कि नहीं, तो जब आप सारे वैल्यूज करंट के नोट कर लोगे, उसके बाद क्या निकालो, उनका एवरेज निकाल दो। ठीक है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। मान लीजिए ये जो एमीटर है ये रिकॉर्ड करेगा इस तरह से करंट्स, I1 ये रिकॉर्ड करेगा करंट एट द टाइम T1, I2 रिकॉर्ड करेगा करंट एट द टाइम T2, I3 रिकॉर्ड करेगा करंट एट द टाइम T3, डैश डैश डैश, इस तरह से करंट्स को रिकॉर्ड करता जाएगा। ठीक है कि नहीं, तब आपको क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट विल बी I1
प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 डैश अप टू ये टाइम इंटरवल्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है कि नहीं? इस तरह से या कोई और एवरेज आप यूज करोगे, लेकिन एवरेज वैल्यू आपको चाहिए अल्टरनेटिंग करंट का। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट कोई फिक्स्ड करंट नहीं है, कोई उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है। सो यू नीड टू रिकॉर्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। ठीक है कि नहीं? अब अल्टरनेटिंग करंट्स का एवरेज वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है? ठीक है, क्या मेथड है उसको निकालने का? देखो, आपको क्या चाहिए, ये जो सोर्स आपके पास है, आपको चाहिए इसी में जो करंट प्रोड्यूस होती है उस करंट का एवरेज वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस सोर्स। ठीक है, ये सोर्स जो करंट प्रोड्यूस करता है वो करंट एसी है, उसका अल्टरनेटिंग ये है वैल्यूज है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, यानी फिक्स्ड नहीं है, तो उसका एक एवरेज वैल्यू आपको ऑब्टेन करना है। तो कैसे करोगे? तो इस तरह से करना है आपको। देखिए, आपको क्या करना है, आपको यहां से एक डीसी सोर्स लेना है। देखो, रिकॉर्ड तो आपको करना है एसी सोर्स का एवरेज वैल्यू, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक डीसी सोर्स लेना है। ठीक है, यहां से आप ले लीजिए एक डीसी सोर्स। ठीक है, कोई वोल्टेज का डीसी सोर्स आप ले लीजिए। अब इस डीसी सोर्स की क्या प्रॉपर्टी है? आपको पता है इस डीसी सोर्स की प्रॉपर्टी ये है, ये जो भी करंट प्रोड्यूस करेगा वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी। ठीक है, और इस डीसी सोर्स को उसी सर्किट के साथ, सेम टू सेम सर्किट के साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए ये सर्किट आपने लिया था, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा हुआ था, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था, सेम सर्किट। इसी सर्किट के साथ आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसी सर्किट के साथ, ठीक, सेम टू सेम। सपोज आपको इसका एवरेज वैल्यू चाहिए करंट का, लेकिन इन टाइम टी अल्फा, सपोज इन टाइम अल्फा। ठीक है, सपोज 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे, 1 घंटे आप वैल्यूज रिकॉर्ड करना चाहते हो और उसके बाद एवरेज निकालना चाहते हो। ठीक है, तो अल्फा वो टाइम है जिसमें आपको इस करंट का क्या चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया, इस डीसी सोर्स को भी इसी तरह के सर्किट के साथ कंबाइन किया। ठीक है, इस डीसी सोर्स को भी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बराबर उतने टाइम तक कनेक्ट कर दीजिए जितने टाइम तक ये सोर्स आपने कनेक्ट किया था। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से एडजस्ट कर दीजिए कि अगर ये एसी सोर्स यहां पे चार्ज भेज रहा था सर्किट में क्यों, सपोज ये एसी सोर्स यहां से चार्ज भेज रहा था सर्किट में कितने, क्यों। ठीक, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर दीजिए सच दैट कि ये डीसी सोर्स भी बराबर उतने ही चार्ज को सर्किट में ट्रांसफर कर सके। ठीक है कि नहीं? तब इस डीसी सोर्स का जो वैल्यू होगा करंट का, तब इस डीसी सोर्स का जो वैल्यू होगा करंट का, वही वैल्यू होगा इसके एवरेज का। ठीक है कि नहीं? देखिए, इस तरह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी एसी सोर्स का शाबाश क्या चाहिए, आपको चाहिए उसका एवरेज वैल्यू। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इट इज द वैल्यू ऑफ डीसी करंट। ये वो डीसी करंट का वैल्यू होता है, मतलब इस एसी सोर्स का जो एवरेज वैल्यू है वो डीसी सोर्स की वो करंट होती है, वो डीसी सोर्स की वो करंट होती है। ठीक है, जो प्रोड्यूस होती है एक सोर्स से, जो प्रोड्यूस होती है एक सोर्स से। ठीक है कि नहीं? जो सोर्स बराबर उतने ही करंट्स को सर्किट में सेंड करता है जितने करंट्स ये एसी सोर्स सेंड कर रहा है, जो उतने ही टाइम में। ठीक है कि नहीं? जितना टाइम में आपने इस एसी सोर्स को कनेक्ट किया हुआ। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस तरह से। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस एसी सोर्स के में जो करंट प्रोड्यूस होती है उसका एवरेज वैल्यू। ठीक है, ले लेते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। चलिए पहले देख लेते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू मेजर करना चाहता हूं करंट का फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मींस आपको यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक, इस साइकिल के लिए, इस हाफ साइकिल के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्या, एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो ये टाइम यहां पे कितना है 0 और यहां पे कितना होगा टाइम t/2। तो 0 से t/2 टाइम तक, 0 से t/2 टाइम तक आपको चाहिए इस करंट का एवरेज वैल्यू। ठीक है कि नहीं, है ना? तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, इस तरह से लिखेंगे करंट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग सोर्स इज। ठीक है, देख लीजिए ये अल्टरनेटिंग सोर्स जो है कितनी करंट प्रोड्यूस कर सकता है, करंट जो है I इज इक्वल टू dq/dt। तो dq किसके बराबर निकलेगा, I इंटू dt। ठीक है कि नहीं? देख लीजिए, व्हाट इज dq, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, दिस इज द अमाउंट ऑफ
charge delivered by this source to the circuit in the time dt। ठीक है कि नहीं, dt टाइम के अंदर, इस छोटे से टाइम के अंदर ये एसी सोर्स कितने चार्जेस भेज रहा है इस सर्किट के अंदर, दैट इज dq। ठीक है कि नहीं। अब अगर आपको चाहिए कि टोटल में कितने चार्जेस ये एसी सोर्स भेज रहा है इस सर्किट में इन द टाइम इंटरवल 0 to t/2, इन द टाइम इंटरवल 0 to t/2, वो आप कैसे निकाल सकते हो, आप इस तरह से निकाल सकते हो, वो चार्जेस सेंट बाय AC source during पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आपको देखना है कितने चार्जेस सोर्स सेंड कर रहा है किसमें, सर्किट के अंदर, तो वो आप निकाल सकते हो। दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dq विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ idt, एंड कहां से कहां तक, फ्रॉम द चार्ज, पहले 0 चार्ज था जब टाइम था 0, ठीक है कि नहीं, उसके बाद जब टाइम होगा ना t/2, सपोज टाइम होगा t/2, 0 से t/2 टाइम पर इसने कुछ चार्जेस सेंड किए होंगे, लेट मी डिनोटेड बाय q। ठीक है, तो 0 इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय द एसी सोर्स एट द टाइम t इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जब हाफ टाइम हो गया t/2, तब मान लीजिए चार्जेस कितने डिलीवर हुए थे, q। ठीक है कि नहीं। तो अभी आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए, dq, इसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी सिंपली q, यू नो हाउ, dq की इंटीग्रेशन क्यों आएगी। ठीक है, और यहां से क्या आएगा, इट विल बी इंटीग्रल 0 to t/2 I into dt। ठीक है कि नहीं। बट आपको पता है अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो फॉर्मूला होती है I, दैट इज I0 sin ओमेगा t, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड t इज द टाइम इंटरवल। ठीक है, टाइम। ठीक है, तो आप लिख सकते हो q इज इक्वल टू 0 to t/2, और I के बदले आप दे सकते हो I0 sin ओमेगा t dt, राइट। ठीक है, तो I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो इसको आप बाहर ले लीजिए इंटीग्रल से, तो इट विल बी I0 और इंटीग्रल 0 to t/2 sin ओमेगा t dt। तो आप लिख सकते हो q इज नथिंग बट I0 sin ओमेगा t की आप इंटीग्रेशन करोगे तो इट विल बी माइनस कॉस ओमेगा t, और इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ जाएगी इस ओमेगा t की, दैट विल बी ओमेगा, है ना, फ्रॉम 0 to t/2। ठीक है कि नहीं। तो लेट अस सॉल्व इट फर्दर, इट विल बी q विच इज इक्वल टू I0, ये जो माइनस है ना इसको मैं बाहर लिख लेता हूं, माइनस, राइट, और ओमेगा जो है इसको भी मैं बाहर लिख लेता हूं, ओमेगा, क्योंकि हमें लिमिट्स देने हैं इस कैपिटल टी में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कॉस ऑफ ओमेगा t फ्रॉम 0 to t/2, तो q विल बी माइनस ओमेगा नॉट बाय ओमेगा, दिस विल बी कॉस ऑफ, अब ये जो ओमेगा यहां पे है ना इसके बदले आप दे सकते हो शाबाश 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू स्मॉल t, दैट इज 0 to t/2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओमेगा इज 2 पाई बाय t। ठीक, तो उसके बाद आप लिमिट्स दे दो, इट विल बी माइनस I0 बाय ओमेगा, तो आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल t इंटू, आप इस t के बदले आप दे दो t/2, तो इट विल बी t डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 2 पाई बाई टी अपनी जगह पे, लेकिन इस t के बदले 0, तो इट विल बी कॉस 0। तो यहां से जो मिलेगा इट विल बी माइनस I0 कॉस ऑफ t एंड t कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल, दैट इज पाई माइनस कॉस ऑफ 0। ठीक है कि नहीं। तो यहां तक क्या मिल रहा, माइनस I0 कॉस पाई माइनस कॉस। चलो ठीक है, अब इसके आगे हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें आंसर, शाबाश। अब cos पाई का वैल्यू दे दीजिए इसमें, तो q का वैल्यू जो आएगा इट विल बी माइनस I0, cos का वैल्यू, और ओमेगा भी है डिवीजन में, तो ओमेगा डिवाइड में। ठीक है, cos पाई का वैल्यू जो है दैट्स -1, और माइनस cos 0 का जो वैल्यू है दैट इज -1। ठीक है, तो q का जो वैल्यू आएगा इट विल बी माइनस I0 बाय ओमेगा मल्टीप्लाई टू -2, तो q का जो वैल्यू आएगा इट विल बी ट्वाइस I0 बाय ओमेगा। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो किस सोर्स ने सर्किट में भेजे, शाबाश, एसी सोर्स ने ये चार्जेस सर्किट के अंदर डिलीवर किए। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो कि ये जो चार्जेस हैं इस वाले सोर्स ने, एसी सोर्स ने डिलीवर किए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है कि नहीं। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम ये देखेंगे
कि अगर हम डीसी सोर्स को ऑपरेट करवाते, अगर हम डीसी सोर्स लगाते, एसी सोर्स की जगह डीसी सोर्स लगाते, उतने ही टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए हमने एसी सर्किट को, एसी सोर्स को लगाया, तो वो कितने चार्जेस डिलीवर कर पाता। ठीक है, नाउ आप इस तरह से समझ लीजिए। नाउ करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एसी सोर्स, ड्यू टू एसी सोर्स, डीसी सोर्स, सॉरी, जरा बताइए डीसी सोर्स कितना करंट प्रोड्यूस कर सकता है। जो करंट है आई, दैट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना टाइम यहां पे है, जिस द टाइम इन विच द डीसी हैज टू सेंड द व्हाट चार्जेस, व्हाट इज द टाइम, दैट इज 0 to t/2। तो टाइम विल बी t/2 minus 0। तो टाइम विल बी ऑब्वियसली दैट इज क्यू, दिस विल बी 2q/t। ठीक है कि नहीं। तो आप कह सकते हो क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड टू 2, आई इंटू टी डिवाइडेड टू 2। तो दिस इज द चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड बाय द व्हाट डीसी सोर्स। ठीक है कि नहीं। अब ये समझ लीजिए, अगर जितने चार्जेस एसी सोर्स ने ट्रांसफर किए, अगर डीसी सोर्स भी बराबर उतने ही चार्जेस सप्लाई करेगा, तब जो डीसी सोर्स का करंट वैल्यू होगा, तब जो डीसी सोर्स के करंट का वैल्यू होगा, वही एसी सोर्स का एवरेज होगा। ठीक है, आई रिपीट, अगर डीसी सोर्स बराबर उतनी ही चार्जेस सेंड करेगा जितने चार्जेस एसी सोर्स ने सेंड किए हैं, तब जो करंट डीसी सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी, वही होगा एवरेज वैल्यू ऑफ दी एसी सोर्स। ठीक है कि नहीं। तो मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूं, आप इक्वेशन 1 और 2 में देख लीजिए। अगर इक्वेशन 1 में